हेलो स्टूडेंट्स अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशंस। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स ऑफ प्रिंसिपल अजम्पशंस एंड सेकंड वन वाज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो स्टूडेंट अब हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से कहा था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो 3 है। बेसिक 3 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस हैं जिनको अकाउंटिंग के अंदर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त फॉलो किया जाता है। तो वो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यहां पर सबसे पहली बात आती है कंसर्न का मतलब क्या है। कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी। कंसर्न का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी। गोइंग का मतलब रनिंग। तो इसका मीनिंग जो है वो मीनिंग अपने को इस नेम से ही पता लग रहा है इसका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इट मींस मैंने इन शॉर्ट लिखा है यहां पर बिजनेस will continue to exist for a long period. Business will continue to exist for a long period. मैंने आपसे पहले कहा था ये क्या है assumptions है। assumptions का मतलब कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे रूल्स जिनको हम अगर मान करके चले तो वो पर्टिकुलर कोई रूल जो है एप्लीकेबल होता है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे तो ये कुछ assumptions जो हैं इन्हें हमें मान करके चलना पड़ेगा या इनको हमें मानना कंपलसरी है। तब जाकर के जो है अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर कर पाएंगे। तो फर्स्ट चीज हमने क्या मान लिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के थ्रू द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। इसका मतलब ये जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा इंटेंशन यही होता है कि उस बिजनेस को हमें एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखना। पता चल गया सभी को। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस विद एन इंटेंशन टू कंटिन्यू देयर बिजनेस फॉर अ फोर्सिबल पीरियड। बिजनेसमैन started their business with an assumption to start or continue their business for a unforeseeable period। कि भाई बिजनेस में जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा वो इस इंटेंशन के साथ में स्टार्ट करेगा वो उस बिजनेस को लंबे टाइम पीरियड तक जो कि उसको भी नहीं पता है वो लंबा टाइम पीरियड जो है लॉन्ग टाइम पीरियड कितना होगा उस लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो बिजनेस को कंटिन्यू रखेगा। और इसी कंसेप्ट के बेस पर बिजनेस के अंदर जो है फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है। क्या बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स है वो फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज की जाती है वो इसी कंसेप्ट पर बेस होती है। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब सभी को पता है फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है वो एसेट्स जो बिजनेस के अंदर लॉन्ग टाइम पीरियड तक यूज आती है वो सारी कहलाती है फिक्स्ड एसेट्स। समझ में आ रहा है सबको। देखिए अगर अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं उससे आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। आपके घर में सभी के घर में शादी ब्याह होते ही दूसरों के घर में भी होते हैं हम शादी ब्याह अटेंड भी करते हैं। मान लीजिए आपके घर में शादी है। अब शादी के अंदर रिसेप्शन के लिए आपको टेंट लगवाना है। जो हम रिसेप्शन के लिए डेकोरेशन करवाते हैं टेंट लगवाना है। अब वो टेंट जो है वो परचेज करके लेकर के आएंगे या रेंट पर लेकर के आएंगे। शादी में जो डेकोरेशन के लिए हमें स्टेज बनवाना है जो टेंट लगवाना है कैटरिंग वाला जो है ये सारी चीजें हम परचेज करके लेकर के आते हैं या रेंट पर लगवाते हैं। ऑब्वियस सी बात है रेंट पर ही लगवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो सारा डेकोरेशन है ये जो सारा टेंट लगा हुआ है जो स्टेज लगा हुआ है जो कैटरिंग वाला सारा मटेरियल है वो सब हमें कितने दिन के लिए चाहिए केवल 1 दिन के लिए। जिस दिन रिसेप्शन है उस दिन ऐसा थोड़ी हम परचेज करके लेकर के आए और जिंदगी भर हमारा वहीं लगा रहेगा वो नहीं। हमें पता है ये सारी चीजें हमें क्या थोड़े टाइम पीरियड के लिए यानी 1 दिन के लिए चाहिए इसलिए हम वो सारी चीजें क्या करते हैं रेंट पर लेकर के आते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए आप बिजनेस ही उसी का कर रहे हो डेकोरेशन का ही बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको ये सारी चीजें परचेज करके लानी पड़ेगी क्योंकि आपको इनकी रिक्वायरमेंट बार बार रहेगी। उसी तरह से बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती है वो इसी बेस पर की जाती है। हमें पता है कि हम अपना बिजनेस जो है लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखेंगे। क्या करेंगे अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखेंगे।
तो हम एसेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमेशा, इसलिए हम क्या करते हैं, ये परचेज करके लेके आते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि हमें अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं रखना है, हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही बिजनेस करना है, या 2-4 दिन के लिए ही हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये चीज जो है वो रेंट पर लेकर के आएंगे। तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस के अंदर जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज की जाती हैं वो सारी फिक्स्ड एसेट्स इसी कंसेप्ट पर परचेज बेस्ड होती हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो इस इंटेंशन के साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट करता है कि वो उस बिजनेस को एक लंबे टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखेगा, जब तक कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आ जाए कि उसको अपना बिजनेस जो उसको क्लोज करना पड़े। कोई भी बिजनेस में नहीं चाहेगा उसका बिजनेस जो है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर क्लोज हो जाए, वो हमेशा क्या चाहेगा, उसका बिजनेस एक लंबे टाइम पीरियड तक चले, तो इसीलिए वो बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स परचेज करता है। अदरवाइज वो चीज वो हायर परचेज पर ला सकता था, रेंट पर ला सकता था, ताकि थोड़ा टाइम तक उसका काम हो और फिर उसके बाद में वो उसको सेल कर दो। आई थिंक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट और अजम्पशंस विच इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब पता है सभी को? कंसिस्टेंसी का क्या मीनिंग है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आपको अगर इनका मीनिंग समझ में आ गया, इसका कंसेप्ट जो है वो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे इसमें भी मैंने बोला था गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब था बिजनेस एंटिटी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग का मतलब जो चलती रहेगी, तो इसलिए इसका मीनिंग बन गया कि वो बिजनेस कंसर्न जो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगी, या जो बिजनेस जो स्टार्ट करता है उसी इंटेंशन के साथ में होता है, उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रखेगा। तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको हम कहते हैं एक रूप का, मतलब कोई चीज जो है वो कंटिन्यू वैसी की वैसी बनी रहे, उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंटली पुअर रह रहा है, या आपका रिजल्ट जो है कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यू एक जैसी स्थिति उसकी बनी हुई है। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, इन शॉर्ट में लिखा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, according to the consistency concept, the accounting principles or method which is adopted once should be remain consistent for year to year. Yeah, the accounting principles and concepts and methods which is adopted once should be continue remain or should be remains consistent for year to year. मतलब अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड्स, जो प्रिंसिपल्स आपने एक बार अडॉप्ट कर लिया है, उसी प्रिंसिपल उसी मेथड को आपको नेक्स्ट ईयर के अंदर या आगे आने वाले ईयर्स के अंदर भी उसी को कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो कोई और मेथड यूज किया अकाउंटिंग के अंदर, सेकंड ईयर में जाकर के आपने मेथड चेंज कर दिया, थर्ड ईयर में आपका वापस कुछ मूड हुआ, आपने वापस फर्स्ट मेथड को अडॉप्ट कर लिया, फोर्थ ईयर में जाकर के पता नहीं वो कोई नया मेथड लेकर के आ गया और उस मेथड से आप अकाउंटिंग करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मेथड आपने अकाउंटिंग के अंदर एक बार अडॉप्ट कर लिया है, आपको उसी मेथड को कंटिन्यू करना है ईयर टू ईयर, जब तक कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस नहीं आ जाते या कुछ ऐसे गवर्नमेंट रूल्स के अंदर ऐसे चेंजेस नहीं हो जाते या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कोई ऐसे चेंज नहीं हो जाते जिसकी वजह से आपको वो मेथड्स चेंज करने पड़े, तब तक आपको उन मेथड्स को ही कंटिन्यू करना है। बिकॉज अगर आप उन मेथड्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो उस केस में हर ईयर जो आप प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो है वो वेरी करेगी, वो डिफरेंट हो जाएगी। तो उसके बेस पर अगर मैनेजमेंट जो है वो कोई डिसीजन लेता है तो मे बी वो डिसीजन जो है वो रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, इसीलिए ये अजम्पशंस ली जाती है कि अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स हमने एक बार फॉलो कर लिए, अडॉप्ट कर लिए, उन मेथड्स और प्रिंसिपल्स को ही हमें कंटिन्यू करना है आफ्टर ईयर टू ईयर। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सुना है सभी ने वर्ड? क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन मीन्स the reduction in value of any fixed assets. Depreciation means the reduction in value of any fixed asset. किसी भी fixed assets की वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन आता है, तो जितना रिडक्शन आया है वही कहलाता है डेप्रिसिएशन। ड्यू टू रेगुलर यूज, नॉर्मल वियर एंड टियर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, लैप्स ऑफ टाइम, इन सारी वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया,
जैसे जैसे हम फर्नीचर का यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम लैप्स होता जाएगा, वैसे वैसे उस फर्नीचर की वैल्यू जो है वो डाउन होती जाएगी। मशीन भी अगर मशीन रेगुलर चलेगी, मशीन रेगुलर चलने की वजह से उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। तो वो उसकी मशीन की जो वैल्यू के अंदर जो डिक्रीज आ रहा है या जो रिडक्शन आ रहा है, तो वो रिडक्शन ही कहलाता है डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल वही मेथड को डिस्कस करेंगे। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड जिसको कहते हैं। सेकेंड मेथड होता है हमारा डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकेंड वन इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इन दोनों मेथड्स के अंदर वो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में एक मशीनरी है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीज, और इस मशीन पर हर ईयर 10% पर एनम की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्या है? हमारे पास में 1 लाख रुपीज की एक मशीनरी है, इस मशीन पर हर साल 10% डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है। तो हम पहले बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है हर साल जो डेप्रिसिएशन लगता है वो मशीनरी की कॉस्ट प्राइस पर लगता है। इस पर कॉस्ट प्राइस पर, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट 1 लाख रुपीज की मशीनरी है, तो 1 लाख रुपीज पर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा हर ईयर। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो रिमेनिंग कितनी बच गई मशीनरी? 90,000। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर द रिमेनिंग मशीनरी इज रुपीज 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। 1 लाख में से 10,000 माइनस किया, रिमेनिंग 90। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी कितना लगेगा? 10,000। कितना लगेगा? 10,000। क्योंकि मैंने कहा एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस पर लगता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये 1 लाख का 10% लगेगा, 1 लाख का 10% 10,000। अब कितने की बची है एसेट्स? 80,000 की। नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो भी 10,000 ही लगेगा, तो रिमेनिंग बच जाएगी हमारे पास में 70,000। तो ये तो था स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो हमेशा मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट प्राइस पर चार्ज होता है, तो वो सेम रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स द वैल्यू ऑफ मशीनरी और एसेट्स विल बी 0। 1 लाख रुपीज की है, हर ईयर 10,000 लेस होता जाएगा 10% की रेट से। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड द वैल्यू ऑफ द एसेट्स विल बी 0। अब हम आते हैं हमारा सेकेंड मेथड जो कि है डब्ल्यूडीवी मेथड। उसमें क्या होता है? डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो मशीनरी की बैलेंस पर चार्ज होता है, या जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसके बैलेंस पर चार्ज होता है। कैसे? जैसे 1 लाख रुपीज, वही एग्जांपल हमारा सेम, डेप्रिसिएशन की रेट 10%, 1 लाख का 10% 10,000, ये मैंने कितना बच गया? 90। अब एसएलएम मेथड के अंदर तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पर लगेगा था? कॉस्ट पर। लेकिन अब इसमें किस पर लगेगा? जो बैलेंस है उस पर। तो 90,000 पर आप 10% हम कैलकुलेट करेंगे, तो 90,000 का 10% कितना हो गया? 9,000। रिमेनिंग कितना रह गया? 81,000। अब किस पर लगेगा डेप्रिसिएशन? इस बैलेंस पर 81,000 पर। कितना हो गया? 8,100। समझ में आ गया सबको? तो क्या हो रहा है? देखो, इस मेथड से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो हर ईयर 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। लेकिन इस मेथड से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 10,000 है, सेकेंड ईयर में 9,000 है, थर्ड ईयर के अंदर 8,100 रुपीज है। तो इस तरह से मेथड में चेंज करने से जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो वो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो गया। भले ही मशीनरी की कॉस्ट प्राइस और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सेम है, बट फिर भी मेथड चेंज हो गया, इसका डेप्रिसिएशन जो है वो भी चेंज हो गया। ये तो मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरह से चार्ज किया जाता है। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट या ये चीज जो है अपने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट से किस तरह से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है कि जो मेथड और प्रिंसिपल्स एक बार अडॉप्ट कर लिए गए हैं उन्हीं को कंटिन्यू करना है, बार बार उनमें चेंज नहीं करना है, बिकॉज इसकी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन जो है वो वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है। क्लियर? अब देखते हैं इसकी वजह से कैसे डिफरेंट होगा। सपोज कीजिए आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एसएलएम मेथड जो है वो यूज किया, तो फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितना होगा? 10,000 रुपीज होगा।
तो जो आप जब अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, तो जब आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे या लॉसेस को माइनस करेंगे, उस समय 10,000 रुपीज माइनस होंगे। फिर आपने क्या किया, सेकेंड ईयर के अंदर जाकर के अपने मेथड को चेंज कर दिया। फर्स्ट ईयर में आपने अडॉप्ट किया था SLM मेथड, जिसके अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज आपने एक्सपेंसेस साइड में या लॉस साइड के अंदर लिखे थे P&L अकाउंट बनाते वक्त। सेकेंड ईयर में आपने WDV मेथड अडॉप्ट कर लिया, तो सेकेंड ईयर में WDV के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की, वो होती है 9,000 रुपीज। कितनी हो रही है? 9,000। जबकि अगर हम WDV अडॉप्ट नहीं करते और SLM को ही कंटिन्यू करते हैं तो कितना होता? 10,000। समझ में आ रहा है? WDV अडॉप्ट करने से सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 9,000। लेकिन अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करते और SLM को ही कंटिन्यू करते तो कितना लगता? 10,000। क्लियर? तो देखिए, अगर हम नॉर्मली उसी मेथड को कंटिन्यू करते तो 10,000 लगता, अभी 9,000 लग रहा है, तो 1,000 रुपीज का जो है वो डिफरेंस आ गया। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1,000 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस में हमें 10,000 लिखने थे लेकिन हमने 9,000 ही लिखे, तो एक्सपेंसेस कम लिखे 1,000 से एक्सपेंसेस कम लिखने की वजह से हमारा प्रॉफिट जो है 1,000 इंक्रीज हो गया। अब आपको एक साथ 1,000 प्रॉफिट इंक्रीज हो गया तो अच्छी बात है ना, फर्म को या कंपनी को तो प्रॉफिट हुआ, 1,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो स्टूडेंट, ये 1,000 का जो प्रॉफिट आपको ज्यादा दिख रहा है वो केवल दिख रहा है, एक्चुअली में वो प्रॉफिट हुआ नहीं। एक्चुअली में जो आपको प्रॉफिट था वो 1,000 रुपीज कम था, लेकिन आपने मेथड चेंज किया, इसकी वजह से वो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा शो हो रहा है। तो ये केवल हम कह सकते हैं कि बंदा खुश हो गया, मेरा 1,000 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम एक्चुअली देखें उसको, तो उस प्रॉफिट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ था। प्रॉफिट वो पहले वाला जो था वही हो सकता था हमारा, या उससे भी कम हो सकता था, लेकिन हमने मेथड चेंज किया तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा शो हो गया। अब आप कहोगे सर नुकसान कहाँ है? ये तो हो सकता है कि अगले साल वापस इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे तो अगले साल में हमारा प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, तो वो भी गलत है। देखिए स्टूडेंट, हर कंपनी जो होती है या ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो होता है एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है वो एज ए डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है? जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स को एज ए प्रॉफिट का पार्ट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो कहलाता है डिविडेंड। तो कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। अब यहाँ पर जैसे आपका प्रॉफिट 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा शो हो गया, तो आपका जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी किस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रॉफिट पर। इट मीन्स उस 1,000 रुपीज में से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा जो एक्चुअली में आपको हुआ ही नहीं था। क्या? उस 1,000 रुपीज पर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ जो होगा जो आपको एक्चुअली में हुआ ही नहीं था। वो केवल हमारा मेथड चेंज करने की वजह से एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज जो है शो हो रहा था। तो नुकसान कहाँ हो गया हमारे को कि हमने प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने वो डिविडेंड जो है कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट था ही नहीं, उसको हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इनकी वजह से ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने मेथड चेंज कर दिया। तो इस वजह से हमारा कैपिटल में से पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हम ये सोचते थे कि हमारा प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें अगर कंपनी जो है वो बार बार मेथड या उनको चेंज करती है तो उसकी वजह से उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए अकाउंटिंग के अंदर इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है कि जो मेथड आपने एक बार अडॉप्ट किया है उसको कंटिन्यू रखना है, बार बार चेंज उसमें नहीं करना है, जब तक कोई ऐसे कंपल्सन नहीं हो जाए कि आपको उसको चेंज करना ही है। जैसा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, अब आप कोई भी कंपनी जो है या कोई भी फर्म जो है वो SLM मेथड को फॉलो नहीं करेगी, अब वो केवल WDV मेथड को ही फॉलो करेगी। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाल दिया या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर या IFR जो है हमारे उसके अंदर ऐसा बता दिया गया है कि अब इस मेथड को ही फॉलो करना है, तो ऑब्वियसली बात आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है उसको आपको बार बार चेंज नहीं करना है। समझ में आ गया सबको? तो आई थिंक दोनों कंसेप्ट वो क्लियर हो गए होंगे आपके। अब स्टूडेंट, लास्ट कंसेप्ट जो है हमारा और लास्ट अजम्पशन जो है वो है एक्रूअल कंसेप्ट और एक्रूअल अजम्पशन। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर देखा जाए तो वो एक्रूअल कंसेप्ट ही है, क्योंकि स्टूडेंट हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पूरी एक्रूअल कंसेप्ट पर ही बेस होती है। जैसा एक्रूअल कंसेप्ट के अंदर मैंने लिखा है, द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम विच इट रिलेट्स। इसका मतलब ये
एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है उन ट्रांजेक्शन को उसी ईयर के अंदर रिकॉर्ड करना है, वेदर द रिसीव्ड और नॉट, पेड और नॉट। क्या कहा मैंने? जो ट्रांजेक्शन जिस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है उन ट्रांजेक्शंस को उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिकॉर्ड करना है, चाहे उन ट्रांजेक्शन से आपको अमाउंट रिसीव हो चुका हो, नहीं हुआ हो, चाहे आपने पेमेंट कर दिया हो, चाहे पेमेंट करना बाकी हो, उन ट्रांजेक्शन को उसी ईयर के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपना जनरली फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा वो होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। क्या है हमारा फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब सपोज कीजिए आपने जो अपना बिजनेस एंटरप्राइजेस है या जो आपकी फैक्ट्री है या जो आपका ऑफिस है वो आपने रेंट पर ले रखा है, ठीक है, वो आपने रेंट पर ले रखा है। रेंट का अमाउंट जो है वो है 10,000 रुपीज पर मंथ। कितना है? 10,000 रुपीज पर मंथ। अब क्या हो रहा है, हमें पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को। अब सपोज कीजिए मार्च मंथ का जो रेंट है वो अभी तक ड्यू है। ड्यू है मतलब आपने पे नहीं किया, मंथ कंप्लीट हो गया लेकिन अभी तक आपने रेंट का पेमेंट नहीं किया, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो इस मार्च मंथ के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। वो ट्रांजेक्शन उस मार्च मंथ के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो ट्रांजेक्शन था किस मंथ का? ट्रांजेक्शन किस मंथ का था? मार्च का था। तो वो ट्रांजेक्शन उसी ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने उस ट्रांजेक्शन का पेमेंट नहीं किया या उस रेंट का हमने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से हमने उस ट्रांजेक्शन को उसमें रिकॉर्ड नहीं किया। तो स्टूडेंट इसकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन मार्च का था, मार्च मंथ से रिलेटेड था, तो वो मार्च में ही रिकॉर्ड होना चाहिए था। लेकिन अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग हो गया तो उसके बेस पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुई है, जो रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस आपने कैलकुलेट किया, उस पे बेस पर अगर मैनेजमेंट कोई डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ट्रांजेक्शन जिस ईयर से रिलेटेड है उन ट्रांजेक्शन को उसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिकॉर्ड करना है, वेदर द अमाउंट इज पेड फॉर दैट और नॉट, और वेदर द अमाउंट रिसीव्ड और नॉट। क्लियर? एग्जांपल समझ में आ गया रेंट वाला? अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने ये अभी इस कंसेप्ट को पूरा समझ लिया, इसके अंदर दोनों चीजें आती है। इसके अंदर इनकम भी आती है और इसके अंदर एक्सपेंसेस भी आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर्स दोनों पर अप्लाई होता है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पर अप्लाई होता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इनकम को तब रिसीव हुआ मान लिया जाता है जब इनकम को तब रिसीव हुआ मान लिया जाता है जब वो अर्न हो जाती है। या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे हम सेल्स का ट्रांजेक्शन लेते हैं, हम सेल्स को उस समय रिकॉर्ड करते हैं जब हमने गुड्स सेल कर दिया है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है। क्या? सेल्स का ट्रांजेक्शन उस समय रिकॉर्ड किया जाएगा जब आपने गुड्स सेल कर दिया है, या जो अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, सर्विस रेंडर कर दी, उस समय उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उनका अमाउंट जो है वो हमें कभी भी रिसीव हो। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट आजकल मोस्टली बिजनेस जो है वो क्रेडिट पर हो गया, यानी सारी चीजें हम क्रेडिट पर करते हैं, कैश में बहुत कम ट्रांजेक्शन होता है। फिर भी हम ट्रांजेक्शन यानी इनकम वाला ट्रांजेक्शन उसको किस समय रिकॉर्ड करते हैं? जब हमने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल किया है, जब हमने वो सर्विसेज प्रोवाइड की है, ना कि उस समय कि जब हमें उसका अमाउंट रिसीव होगा। हो गया इनकम का समझते। फिर आता है एक्सपेंडिचर्स पर। तो एक्सपेंडिचर्स भी कब रिकॉर्ड किए जाते हैं? जब वो एक्सपेंडिचर्स हो गए, चाहे आपने उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। जैसे अभी मैंने इसमें जो एग्जांपल लिया था रेंट का, मैंने क्या कहा था? मार्च मंथ का रेंट है और 31 मार्च को रेंट पे करना होता है, लेकिन आपने पे नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उस ट्रांजेक्शन को किस में रिकॉर्ड करोगे? मार्च में रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड थे? मार्च मंथ से रिलेटेड थे, इसलिए हमें उसको मार्च में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भले ही आप उसका पेमेंट अप्रैल में कर रहे हो या मई में कर रहे हो या जून में कर रहे हो। क्लियर? तो एक्रूअल कंसेप्ट जो है वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों पर एप्लीकेबल होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन दैट पर्टिकुलर ईयर फ्रॉम विच इट रिलेट्स, वेदर द अमाउंट फॉर दैट पेड और नॉट और रिसीव और नॉट। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तीनों कंसेप्ट जो थे या तीनों अजम्पशन जो थी वो हमने डिस्कस कर ली है।
इन शॉर्ट मैंने बता भी दिया है, और बाकी पीडीएफ जो भी वो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, इसके रिलेटेड जो भी इसके नोट्स है वो। तो इन तीनों कंसेप्ट पर ही या तीनों अजम्पशंस पर ही हमारे पूरा अकाउंटिंग जो है वो बेस होता है, या हम कहें कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है वो इन तीनों अजम्पशंस के बेस पर ही प्रिपेयर की जाती है। क्लियर है सबको? रिकॉर्ड कर लीजिए।